नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपने करने जा रहे हैं जूलॉजी के अंदर बीएससी पार्ट थर्ड ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का पार्ट 9/2। क्योंकि कल अपने जो पार्ट किया था वो 9/1 था, यानी 9th पार्ट को हमने दो भागों में बांट रखा है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अपने 9th का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक चल रहा वो चल रही है वो है बुक का नाम है एंडोक्राइनोलॉजी। और एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर थोड़ा सा जो कल अपने किया था उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ कि कल अपने क्या क्या किया था। तो कल हमने जो किया था उसके बाद यदि हम करें तो हमारी पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड चल रही है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने दो भागों में बांट रखा है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब हम जो टॉपिक वगैरह चल रहा है वो ये कि एडिनो हाइपोफाइसिस जो भाग है उसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन प्रभावित होते हैं और उनका क्या क्या कार्य है, और साथ में उन हार्मोन्स के हाइपर सीक्रेशन और हाइपो सीक्रेशन से शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं उनकी बात आज करने जा रहे हैं। तो कल अपने जो स्टार्ट किया था पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनो हाइपोफाइसिस को पढ़ रहे हैं। और एडिनो हाइपोफाइसिस जो है इसके अंदर हम पहला हार्मोन जो है वो कंसिडर है ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन की यदि हम बात करें तो मैंने सबसे पहला इसका जो बताया था कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है, नाम से क्लियर हो रहा है कि जो शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार हार्मोन होता है उसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ये एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होता है और इसका जो टारगेट ऑर्गन होता है वो आपको बताया था शरीर की जो अस्थियाँ होती हैं, शरीर की पेशियां होती हैं, शरीर का संयोजी ऊतक होता है, ये तीनों ही इसके टारगेट ऑर्गन होते हैं। हमने देखा कि ये जो है ये हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, जिससे कि इनमें कोशिका का विभाजन होता है इन सभी भागों में, चाहे पेशियां हों, चाहे अस्थियां हों, चाहे संयोजी ऊतक हो, जिससे क्या होगा कि कोशिका विभाजन होकर नई कोशिका का निर्माण होता है, जिससे शरीर की वृद्धि बढ़ती है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होने के बाद में धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता जाता है, तो उसके लिए ग्रोथ हार्मोन का होना आवश्यक है। ग्रोथ हार्मोन जो है आपको बताया था कि ये हमारे संयोजी ऊतक, पेशियों और अस्थियों के अंदर म्यूकोपॉलीसैकेराइड ग्लाइकोप्रोटीन्स के संश्लेषण में वृद्धि कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो हार्मोन्स के अंदर इस हार्मोन के द्वारा म्यूकोपॉलीसैकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे क्या होता है शरीर की वृद्धि चलती रहती है। उसके अलावा अगला कार्य मैंने आपको बताया था कि ये जो है प्रोटीन संश्लेषण को भी बढ़ा देता है, क्योंकि हमारे जो शरीर का निर्माण है वो मुख्यतः प्रोटीन्स के द्वारा होता है। क्योंकि मैंने कल बताया था कि जो अस्थि होती है उसके अंदर ओसिन प्रोटीन और कार्टिलेज के अंदर कार्टिलेज प्रोटीन पाया जाता है, कार्टिलेज प्रोटीन पाया जाता है। तो दोनों प्रोटीन्स हैं, दोनों प्रोटीन्स का निर्माण होना आवश्यक है, तो उसके लिए प्रोटीन संश्लेषण है वो भी बढ़ा रहना चाहिए। उसके अलावा प्रोटीन संश्लेषण जब होगा तो साथ के अंदर नए एंजाइम्स बनते हैं, एंजाइम्स आगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि अपने को जब वृद्धि होती है या कोशिका विभाजन जब होगा इस दौरान तो इसके लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा जब चाहिए तो प्रोटीन संश्लेषण है वो भी चलता रहता है, पाचन क्रियाएं चलती हुई रहनी चाहिए। उसके अलावा ये हार्मोन्स जो हैं मैंने आपको बताया था कि अग्नाशय से इंसुलिन और ग्लूकागोन के प्रेरण को भी बढ़ाता है, क्योंकि ये हार्मोन जो क्या करता है इंसुलिन जो है वो बनेगा, तो जिससे शरीर के अंदर क्या होता है ग्लूकोज का जो अधिक लेवल है वो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है, और ग्लूकागोन जब बनता है अग्नाशय से तो वो आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में भी तोड़ देता है। उसके अलावा ये हार्मोन जो है ऊतक क्षय को रोक देता है, यानी जो टिश्यूज जो डेड हो रहे हैं उनको ये रोकने का काम कर रहा है। क्योंकि हमने ये बात की है कि ये ग्रोथ को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो शरीर के अंदर कहीं भी ऊतक यदि नष्ट हो रहे हैं, डेड हो रहे हैं, तो उनको भी ये रोकता है ताकि शरीर की वृद्धि चलती रहे। उसके अलावा ये हार्मोन्स कुछ मात्रा में दुग्ध का स्त्रवण जो है उसका भी प्रेरण करता है, यानी मिल्क जो सिक्रेशन ब्रेस्ट ग्लैंड से होता है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत योगदान होता है। तो इस प्रकार अपने जो ग्रोथ हार्मोन है इसके मुख्य कार्य मैंने आपको बताए। अब यदि हम बात करें कि इसका यदि हार्मोन है, इसकी यदि
हाइपर सिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन से यदि कुछ ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न हो जाती है, कुछ ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो कि शरीर के अंदर असामान्यता उत्पन्न करते हैं, जिससे शरीर जो है अपना सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। तो पहले हम बात करते हैं हाइपर सिक्रेशन और ग्रोथ हार्मोन। पहला हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपो सिक्रेशन ऑफ जीएच। हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच यानी हाइपर जो अति अल्प स्त्रावन है वो यदि होने लग जाए, इसको हिंदी में बोलेंगे अल्प स्त्रावन। तो अल्प स्त्रावन का मतलब ये हुआ कि यदि ग्रोथ हार्मोन यदि कम मात्रा में स्त्रावित हो तो उससे शरीर के अंदर क्या कंडीशन उत्पन्न होती है, तो उसकी बात अपने अगर करें तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो इससे ड्वार्फिज्म या मिजेज हो जाता है। पहली बात करें तो जैसे बोनापन या मिजेज, ड्वार्फिज्म या मिजेज हो जाता है। अब देखिएगा यदि हम बात करें कि ये रोग कब उत्पन्न होता है, तो देखिएगा इस हार्मोन का जो हाइपोसिक्रेशन है वो दो कंडीशन में लागू होता है। एक तो होता है शिशु अवस्था के अंदर और एक होता है ये यूँ कहते हैं कि शरीर की सामान्य वृद्धि हो रही है उस समय इस हार्मोन का यदि हाइपोसिक्रेशन हो जाए। तो पहली कंडीशन हम देख रहे हैं कि ड्वार्फिज्म कब होता है। तो पहली कंडीशन की यदि हम बात करें तो ये जो बोनापन या मिजेज है ये किसके कारण उत्पन्न होता है, शिशु अवस्था या बाल्यावस्था में हार्मोन की कमी से। बाल्यावस्था में हार्मोन की कमी होना, शिशु अवस्था या बाल्यावस्था में हार्मोन की कमी होना, जिससे क्या उत्पन्न होगा, मिजेट्स होता है। अब देखिएगा कि इस अवस्था में यदि ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो इस घटना को हम जो है एटियोलिसिस भी कहते हैं। इस घटना को हम एटियोलिसिस भी कहते हैं। तो देखिएगा कि पहली कंडीशन तो क्या है, बोनापन या मिजेज रोग जो है वो कब या ड्वार्फिज्म कब होता है, जब शिशु अवस्था या बाल्यावस्था में बच्चे का जब जन्म हो गया, जन्म होने के बाद में ग्रोथ हार्मोन बनना चाहिए धीरे धीरे, परंतु उस समय यदि जन्म के बाद में ग्रोथ हार्मोन बनना कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोनापन या मिजेज कहते हैं। और इस अवस्था में यदि ग्रोथ हार्मोन कम होता है तो इसे एटियोलिसिस भी कहते हैं। जो इस प्रकार की एटियोलिसिस कंडीशन है वो अपने सर्कस के अंदर जो जोकर हम कहते हैं, सर्कस में जो जोकर होते हैं हमने देखा है, जोकर मिजेट्स होते हैं, मिजेट्स होते हैं। देखिएगा सर्कस में जो हम देखते हैं कि छोटे कद के जो मनुष्य होते हैं जो कि हंसाने का काम करते हैं उनको हम जोकर कहते हैं। और वो किस कंडीशन के होते हैं, वो हाइपोसिक्रेशन के विकार के कारण उत्पन्न होते हैं। हाइपोसिक्रेशन कौन सी अवस्था में, शिशु अवस्था या बाल्य अवस्था में उनके अंदर ये हाइपोसिक्रेशन होने लग जाता है ग्रोथ हार्मोन का, और जिसके कारण ये बंधे होते हैं, सर्टाइल होते हैं, बंधे होते हैं। सर्टाइल यानी इनकी जन्म क्षमता इनमें नहीं पाई जाती या जन्मांग का विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है ये जो है गैमेटोजेनेसिस की घटना नहीं कर पाते हैं। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, बोनापन या मिजेट्स कहलाते हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि एटियोलिसिस जो है वो क्या है कि
इस अवस्था में हार्मोन की कमी होने से जो बौने व्यक्ति उत्पन्न होते हैं उस घटना को हम एक्टिलिसिस भी कहते हैं और जिनको हम सर्कस में जोकर के रूप में दिखाई देते हैं अपने को या देखने को मिलते हैं और ये बंदे होते हैं। तो पहली कंडीशन तो क्या होगी, बौनापन या इमीडिएट होना, और जो इसके कारण हो रहा है हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब दूसरी कंडीशन जो है वो है साइमंड डिजीज। दूसरी कंडीशन कौन सी है अपनी, साइमंड डिजीज। तो कौन सा है, बौनापन या ड्वार्फिज्म। और दूसरा कंडीशन कौन सा है, साइमंड्स डिजीज। अब देखिएगा साइमंड डिजीज की यदि हम बात करें तो साइमंड डिजीज है तो पहली कंडीशन क्या है इसके लिए, यदि सामान्य वृद्धि के बाद में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो इसे साइमंड डिजीज कहते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि यहां पर तो क्या होता है ड्वार्फिज्म में या मिलेट्स में या बौनेपन में कि व्यक्ति के अंदर शिशु अवस्था में ही ग्रोथ हार्मोन की कमी हो रही थी, और यहाँ पर साइमंड डिजीज में क्या हो रहा है कि व्यक्ति का जन्म हो गया, जन्म होने के बाद में उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन बन रहा है, ग्रोथ हार्मोन बन रहा है तो उसकी वृद्धि सामान्य होती जाएगी, परंतु एक अवस्था ऐसी आ जाए कि वृद्धि सामान्य होते होते ग्रोथ हार्मोन बनते बनते बनना बंद हो जाए, तो जिसके बाद में क्या होगा कि अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो उस दौरान जो डिजीज होती है उसे साइमंड डिजीज कहते हैं। और इसमें क्या होता है इस कंडीशन में कि उत्तक-क्षय तीव्रता से होने लगता है, उत्तक-क्षय जो है वो तीव्रता से होता है। अब उत्तक-क्षय तीव्रता से होगा तो जिससे व्यक्ति जो है कमजोर दिखाई देने लग जाता है, व्यक्ति कमजोर दिखाई देता है, लग जाता है। अब व्यक्ति कमजोर दिखाई देने लग जाएगा तो इस रोग में जो है व्यक्ति जो है वो अपना क्या कह सकते हैं कि ग्रोथ खो देता है, ग्रोथ खोने से फिर क्या है शरीर थका हुआ सा कमजोर क्या है वो इसके अंदर दिखाई देने लग जाता है। तो अब देखिए साइमंड डिजीज जो है वो अपनी ये कह सकते हैं कि ड्वार्फिज्म जो साइमंड डिजीज है उन दोनों में अंतर यही है कि ड्वार्फिज्म जो है वो केवल और केवल शिशु अवस्था के अंदर ही ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए, और साइमंड डिजीज में क्या हो रहा है कि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन बन रहा है और ग्रोथ शुरू हो चुकी है, उसके बाद में यदि ये बनना बंद हो जाए तो वो कंडीशन साइमंड डिजीज कहलाती है। या यूँ कह सकते हैं कि वयस्क अवस्था में यदि ये हार्मोन बनना बंद हो जाए तो उसको हम साइमंड डिजीज कहते हैं। और अब आपको पता है कि ग्रोथ हार्मोन उत्तक कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला है, उत्तक-क्षय को कम करता है, तो अगर यदि ग्रोथ हार्मोन कम बनेगा तो उससे क्या होगा कि उत्तक का क्षय शुरू हो जाएगा, वो तीव्रता शुरू हो जाएगी, क्षय होने से यानी जो उत्तक है वो नष्ट होने लग जाएंगे, जिसके कारण व्यक्ति क्या दिखाई देने देता है, कमजोर दिखाई देने लग जाता है। और इसका इस रोग का जो दूसरा नाम है एक्रोमिक्रिया भी बोलते हैं, इस रोग को जो है एक्रोमिक्रिया भी बोलते हैं, ये साइमंड डिजीज का ही दूसरा नाम है। तो इस प्रकार स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि ग्रोथ हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन से ड्वार्फिज्म और साइमंड डिजीज रोग उत्पन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो है हाइपरसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अतिस्राव में बोले अतिस्राव। अब देखिएगा कि जो कंडीशन जो है जहां भी लागू होगी तो इसके अंदर पहला जो रोग है वो है महाकायता। महाकायता जिसको कहते हैं
यानी व्यक्ति का महाकाय होना। अब देखिएगा इसकी कंडीशन क्या है। महाकाय नाम से क्लियर हो रहा है। महाकाय यानी शरीर का वृद्धि जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाना, अर्थात लंबा चौड़ा दिखाई देना, शरीर का लंबा चौड़ा दिखाई देना। जैसे इसका एग्जांपल अपने खली जो है रेसलर अपने इंडिया का, उसका जो कंडीशन है वो महाकाय का की है। इसके अंदर क्या होता है कि बाल्यावस्था में यदि ये हार्मोन अधिक बनता है तो व्यक्ति का जो सेल डिवीजन है वो जारी रहेगा, और सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, जिससे शरीर की वृद्धि विकास जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे व्यक्ति का जो शरीर है भारी भरकम वो चौड़ा दिखाई देने लग जाता है। तो इस अवस्था को महाकायता जाइजेंटिज्म कहते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें दूसरी कंडीशन जो है एक्रोमीगेली या रिवर्सल टू गोरिल्ला, एक्रोमीगेली या दूसरी कंडीशन जो है एक्रोमीगेली और गोरिल्ला, एक्रोमीगेली या रिवर्सल टू गोरिल्ला। अब इसको अगर हिंदी में कहते हैं अग्र अतिकायता। अब देखिएगा कि जाइजेंटिज्म में तो क्या होता है, बाल्यावस्था में इस हार्मोन की क्या हो जाती है, अधिकता होती है। और यदि इसमें हम बात करें कि एक्रोमीगेली कंडीशन क्या होती है, अब क्या हो कि यदि किसी वयस्क व्यक्ति में सामान्य वृद्धि के दौरान इस हार्मोन की अधिकता हो जाना। अब देखिएगा कि यदि किसी वैसे व्यक्ति में दो हार्मोन सामान्य बन रहा है, एक बैलेंस से बन रहा है, यानी एक सामान्य उससे बन रहा है, आवश्यकता के अनुसार बन रहा है, जितनी आवश्यकता उस हिसाब से बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में यदि क्या हो कि इस हार्मोन की अचानक से क्या हो जाने लगे, अधिकता हो जाने लगी, तो जिसके कारण जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसको कहते हैं एक्रोमीगेली या रिवर्सल टू गोरिल्ला। अब देखिएगा कि एक्रोमीगेली जो है उसमें पहली कंडीशन तो अपने को समझ में आ गई कि हार्मोन की मात्रा सामान्य बनी रहे, उसके बाद में अचानक इस हार्मोन की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि शरीर की जो लंबी अस्थियां हैं उनमें वृद्धि नहीं हो पाती है, शरीर की लंबी अस्थियों में वृद्धि नहीं हो पाती है। लंबी अस्थियों में वृद्धि नहीं हो पाती है। इसके क्या होता है कि चेहरे की अस्थियों में क्या हो जाती है, असामान्य वृद्धि हो जाती है। लगती है और चेहरा कुरूप दिखाई देने लगता है, चेहरा कुरूप दिखाई देने लगता है, चेहरा कुरूप दिखाई देने लगता है। और इसके कारण क्या है कि हड्डियों की मोटाई में तो वृद्धि हो जाती है, और कई बार हड्डियों की मोटाई में वृद्धि हो जाती है। उसके अलावा इसके अंदर जो अगला है रीजन, कभी कभी कशेरुकदंड भी जो है झुक जाता है, कशेरुकदंड भी
पीछे की ओर झुक जाता है, पीछे की ओर निकल जाता है। इसे काइफोसिस कहते हैं, इसे काइफोसिस कहते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हार्मोन जो है, हमने बात की थी कि इसका मुख्य जो टारगेट अंग है वो होता है अस्थियां। अब यदि हार्मोन कम बन रहा है तो अस्थियों का आकार आकृति नहीं बढ़ पाएगा। अब नहीं बढ़ पाएगा तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति बौना रह जाएगा। अब यदि हम बात करें एक्रोमेगेली की या रिवर्सल टू गोरिल्ला की अगर बात करें तो ये नाम क्यों दिया गया, मैं पहले ये बताता हूँ। रिवर्सल टू गोरिल्ला, रिवर्सल टू गोरिल्ला हमने देखा है कि गोरिल्ला जो होता है प्राणी है, अपना मैमेरियन प्राणी है, उसके अंदर वो झुक कर के चलता है, जिसके कारण उसकी जो कशेरुकदंड है वो पीछे की ओर थोड़ी निकली हुई दिखाई देती है। उस झुकाव के कारण जो कशेरुकदंड है वो पीछे की ओर निकली हुई दिखाई देती है। तो होता क्या है कि वैसी कंडीशन हो जाए तो उस घटना को रिवर्सल टू गोरिल्ला कहते हैं, यानी गोरिल्ला की तरह कशेरुकदंड का पीछे की ओर निकले रहेगा। अब अग्रतिकायिता या एक्रोमेगेली में देखिए अब क्या क्या कंडीशन होती है। यदि किसी वयस्क व्यक्ति में सामान्य वृद्धि के दौरान, अब देखो महाकायिता में तो क्या शिशु अवस्था या बाल्यावस्था में ही हार्मोन की अधिकता हो जाती है, यानी आवश्यकता से ज़्यादा बनने लग जाए। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि व्यक्ति वयस्क है, उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन पहले सामान्य बन रहा है और उसमें क्या उस हार्मोन की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए। अब मैंने ये बताया था आपको स्टार्टिंग में कि ग्रोथ हार्मोन का टारगेट अंग कौन सा है, हड्डियाँ होती है, अस्थियाँ होती हैं। अब देखिएगा कि यदि इस हार्मोन की कमी होती है तो अस्थियाँ आकार में छूट जाती है, यदि इस हार्मोन की अधिकता होती है तो अस्थियों का आकार जो है वो बढ़ने लग जाता है। अब शिशु अवस्था में तो अस्थियों का आकार बढ़ जाएगा, परंतु वयस्क अवस्था तक जो हड्डियां है ना वो लगभग अपना एक निश्चित आकार ले लेती हैं। और अब यदि इस हार्मोन की मात्रा बढ़ गई तो उसके कारण अस्थियों की जो लंबाई तो नहीं बढ़ती है, हमने लिखा भी है कि लंबाई तो नहीं बढ़ती है अस्थियों की, परंतु जो अस्थियों की चौड़ाई है वो बढ़ने लग जाती है। अब यदि अस्थियों की चौड़ाई अगर बढ़ेगी तो उसके कारण क्या है कि जो हड्डी है वो मतलब अपना एक निश्चित आकार नहीं रख पाती है और निश्चित आकार नहीं रख पाएगी तो इससे क्या होता है कि अस्थियां जो है वो अपना आकार निश्चित नहीं रख पाएगी, जिसके कारण व्यक्ति जो है कुरूप सा दिखाई देने लगता है। और उसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि जो हड्डियां जो है मोटी तो हो गई और चेहरा क्या हो जाता है क्रूप, खासकर से चेहरे की अस्थियां में ऐश्वर्य वृद्धि भी दिखाई देने लग जाती है, इससे चेहरा क्रूप दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात मैंने बताया था रिवर्सल टू गोरिल्ला का मतलब क्या होता है कि जो कशेरुकदंड है वो या व्यक्तियों का इस तरह से झुकने लग जाता है अस्थियों की मोटाई के कारण कि कशेरुकदंड पीछे की ओर निकला प्रतीत होता है। इस घटना को काइफोसिस और सामान्य भाषा में उस व्यक्ति को कुबड़ व्यक्ति या कूब कहा जाता है। तो ये घटना कहलाती है काइफोसिस कहलाती है, जो कि रिवर्सल टू गोरिल्ला की तरह अपने को दिखाई देती है, इसलिए इसको रिवर्सल टू गोरिल्ला बोला गया है। अब यदि ये इसकी दो कंडीशन थी कि यदि हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो क्या होगा और हाइपर सिक्रेशन हो तो क्या होता है। तो यहाँ पर हमने दोनों ही कंडीशन पढ़ ली। अब मैं थोड़ा सा हल्का रिपीट कर रहा हूँ कि यदि व्यक्ति में इसका हाइपर सिक्रेशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का तो बोनापन और साइमंड्स रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और यदि इस हार्मोन की हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो इसमें जो अपने को है महाकायिता और एक्रोमेगेली कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। अब हम यदि बात करें कि ग्रोथ हार्मोन का नियंत्रण कौन करता है, तो ग्रोथ हार्मोन का जो नियंत्रण की यदि हम बात करें तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। और हाइपोथैलेमस जो है वो मैंने बताया हुआ है हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर द्वारा होता है। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, जिनको मैंने नाम लिखा हुआ आपको, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर और
अब देखिएगा कि होता क्या है, ग्रोथ हार्मोन ये जो बनाती है हाइपोथैलेमस, तो ये ब्लड की सहायता से कहाँ आएगा, एडिनोहाइपोफाइसिस, और एडिनोहाइपोफाइसिस किसका निर्माण करती है, ग्रोथ हार्मोन का। और ग्रोथ हार्मोन यदि बनेगा तो जो बॉडी ग्रोथ है वो होती रहेगी, चलती रहेगी। तो एक कंडीशन तो इसके अंदर ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि बॉडी ग्रोथ आयु के हिसाब से जारी रहती है, पूरी तो उस तरह चलती रहती है, और बॉडी ग्रोथ जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, मतलब पूरी हो जाती है, तो उसके पश्चात क्या करती है, हाइपोथैलेमस ये चाहिए ग्रोथ हार्मोन फैक्टर का निर्माण करती है। जैसे हाइपोथैलेमस के पास ये हार्मोन आता है, हाइपोथैलेमस इस हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और ये की सहायता से एडिनोहाइपोफाइसिस के पास आता है, और एडिनोहाइपोफाइसिस जो है ग्रोथ हार्मोन को बनाना बंद कर देती है, जिससे बॉडी ग्रोथ रुक जाती है, रुक जाती है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एडिनोहाइपोफाइसिस के जो ग्रोथ हार्मोन है उसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रही है, दो फैक्टर दो हार्मोन के द्वारा, जिनको GHRF और GHIF। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ग्रोथ हार्मोन जो है उस शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, और यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। इस प्रकार अपना जो पहला हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन, वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड जो अपना हार्मोन है वो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोहाइपोफाइसिस जो है उसके द्वारा स्रावित हार्मोन, और सेकंड हार्मोन है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने एक बात आपको पहले भी बताई थी, गोनाड शब्द अगर आ जाता है तो इसका मतलब होता है जनद हार्मोन, जनद हार्मोन। ट्रोपिक का अर्थ वैसे प्रेरित करना होता है, यानी जनदों को प्रेरित करने वाला हार्मोन, और ये किसके द्वारा स्रावित होता है, एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा। एडिनोहाइपोफाइसिस का दूसरा हार्मोन है गोनेडोट्रोपिक। अब गोनेडोट्रोपिक की यदि हम बात करें तो गोनाड मेनली जो है मुख्य नाम जो है मेल के अंदर वृषण होता है, मादा के अंदर क्या होता है, अंडाशय होता है, यानी टेस्टिस और ओवरी। ये मेल के अंदर होता है और फीमेल में क्या होता है, ओवरी। अब देखिएगा स्टूडेंट, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर टेस्टिस और ओवरी प्रेजेंट होती है, परंतु अपने फंक्शन में नहीं होती है। उनको यदि फंक्शन में लाना है तो उसके लिए पीयूष ग्रंथि के गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का होना आवश्यक होता है। अब टेस्टिस जो है वो आपको पता ही है कि टेस्टिस के द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस की घटना होती है, और स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा फिर स्पर्म फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा टेस्टिस जो है उसके द्वारा हम कह सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनता है, और वो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो आगे जाकर के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और जो सेक्स ऑर्गन्स हैं या जननांग हैं उनका डेवलपमेंट भी करता है। तो यदि टेस्टोस्टेरोन को स्रावित होना है तो भी गोनेडोट्रोपिक चाहिए, शुक्राणु बनने हैं तो भी गोनेडोट्रोपिक चाहिए, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होना है तो भी टेस्टिस को क्या चाहिए, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन चाहिए। उसके अलावा यदि हम ओवरी की बात करें तो ओवरी जो होती है इसके अंदर फॉलिकल्स बनते हैं, ऊतक बनते हैं, जिनके कुछ नाम मैं बता देता हूँ आपको। फॉलिकल्स जो ओवरी के अंदर बनते हैं, प्रेमोर्डियल, प्राइमरी, वेसिकुलर और ग्रेफिन फॉलिकल। ये फॉलिकल से ऊतक बनते हैं किसमें, ओवरी के अंदर, और मेन फॉलिकल कौन सा होता है, ग्रेफिन फॉलिकल। ग्रेफिन फॉलिकल बन जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि अंडे का निर्माण कंप्लीट हो चुका होता है। तो इन फॉलिकल्स के बनने के लिए भी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन चाहिए। उसके अलावा ओवरी के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होते हैं। इन हार्मोन को भी यदि ओवरी के अंदर बनना है तो भी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन चाहिए। उसके अलावा जो फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आवाज़ का पतला होना, दाढ़ी मूंछ का नहीं आना, वसा का जमाव अधिक होना, ये आरबीसी का होना, ये सारे जो है लक्षण कंट्रोल होते हैं
एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के द्वारा। तो ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी महिलाओं के अंदर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के नियंत्रण में होते हैं। तो आज अपने कल पूरा इसको डिटेल में देखेंगे स्पाइसेस के गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को। आज मैंने सिंपल आपको इसके आउटलाइन बताई है। थैंक यू।